ये कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से कहते हैं आप यहाँ से जाइए। नीतीश कुमार को गया हवा में, धान की रोटी तवा में, नीतीश गया हवा में, अब बीजेपी किया चला गया बरंडर में। अप्रैल से ये जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने जाते जाते मुकेश अंबानी के साथ समझौता कर लिया। मुकेश अंबानी को गैस के कुएं दे दिए हमारे देश के। ये शोर है राजनीति का, दौर है आरोप प्रत्यारोप का, ये बयान है तंज के, ये नई राजनीति है, गिरकर या गिराकर आगे निकलने की है होड़। भारतीय राजनीति का नया चेहरा कुछ ऐसा ही है। सत्ता की ललक में कुछ भी जायज, येन केन प्रकारेण, जोड़ो तोड़ो गिरो गिराओ, कुछ भी हो जाए, पर सत्ता का समीकरण दुरुस्त होना चाहिए। ये कालिखों की राजनीति है। जूते चप्पल चलने पर भी अचरज नहीं होता। लोकतंत्र के मंदिर में मलयुद्ध भी हो सकता है। कुर्सियां तो आए दिन चलती ही रहती हैं। नई राजनीति की परिभाषा आए दिन गढ़ी जा रही है, कभी आचरण से, कभी चरित्र से, तो कभी शब्दों के वाण से सियासत का सीना छलनी हो रहा है। अब तो स्वस्थ राजनीति कहानी बन गई है। किस्सों में गुम हो गए वो लोग जो सिर्फ आवाम की सोचते थे। स्वार्थ से परे, अब शब्दों से दूर, सम्मान की राजनीति के साथ जीने वाले लोग। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं है। कभी राजनीति को सेवा का नाम दिया जाता था। जनता की भलाई के लिए इस राह पर निकलना कठिन माना जाता था। इतिहास हो गए वो राजनेता जो राजनीतिक मूल्यों की मर्यादा को समझते थे। अब वक्त कुछ ऐसे बदल चुका है कि जहर बुझे शब्दों के तीरों से हर किसी का तरकश भरा हुआ है। जो वक्त बेवक्त अपने दुश्मन को भेदने के लिए तैयार है, अपने फायदे के लिए कोई भी कभी भी पलटी मारने को तैयार बैठा है। जिया न्यूज़ ब्यूरो। पतित राजनीति, स्वार्थी राजनीति, यही मसला है आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा का। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करवा दें। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक गिरीश देवानी जी और उनके साथ ही मौजूद हैं अजय शर्मा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अनिल नरेंद्र जी और सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था, जिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर नवीन कुमार भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, तमाम पहलुओं पर बारीकी से रोशनी डालने के लिए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सियासत के इस नए चलन को आखिर क्या नाम दिया जाए? क्या वाकई सियासत का मतलब यही है कि काम बनाने के लिए सब कुछ जायज है? राजनीति के आदर्श आखिर कहां हैं? राजनीति में आचरण और आचार का पतन आखिर क्यों हो रहा है? बदल गया है सियासत का मिजाज। अब नहीं होती आदर्शों की राजनीति। सियासत के बिगड़े बोल, जहर भुजे बयानों के तीर, बयान वीरों के बयान पर सवाल। कितनी जायज है अब शब्दों की राजनीति? राजनीति का नया चलन कहें या राजनेताओं की बदजुबानी जो अब सियासत में रच बस गया है। आरोप प्रत्यारोपों से अब बाहर निकल चुकी है राजनीति और अब शब्दों का प्रयोग करने से कोई परहेज नहीं करता। पार्टी के बड़े नेताओं के बोल अब छोटे हो गए हैं। सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बताकर राजनीति में उबाल पैदा कर दिया था। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। सोनिया गांधी के बयान के बाद मोदी का पलटवार भी उसी अंदाज में आया। मोदी अपने अंदाज में गांधी परिवार पर तंज कसते रहे हैं। मैडम सोनिया जी, देश जानना चाहता है ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मैडम सोनिया जी, आप अपना मुंह खोलिए, आपका मौन तोड़िए और देश की जनता को विश्वास दिलाइए, हुआ क्या था?
वैसे राजनीति में अपशब्दों की इस नई परंपरा का शिकार नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा ही हुए हैं। मोदी के खिलाफ राजनीतिक दलों के शब्दकोश में जो भी आलोचनात्मक शब्द थे सब खंगाल डाले गए। हाल ही में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने तो उन्हें नपुंसक तक कह डाला और माफी मांगना तो दूर अपने बयान पर अड़े रहे। आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो। सलमान खुर्शीद के अलावा दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक बयानबाजी करते रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने मोदी को कांग्रेस मुख्यालय में चाय की कुमटी लगाने के लिए कहा। जयराम रमेश ने मोदी को भस्मासुर तक कह डाला। बेनी प्रसाद वर्मा मोदी को गुजरात का आदमखोर बता चुके हैं। दिग्विजय सिंह मोदी को फासिस्ट की पदवी से नवाज चुके हैं। रेणुका चौधरी की नजर में मोदी मोगेम्बो हैं। राशिद अल्वी ने कहा यमराज। राजनीतिक बयानबाजी में अपशब्दों का महायुद्ध यहीं खत्म नहीं होता। राहुल गांधी ने तो आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप ही जड़ दिया। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। राजनीति की नई इबारत गढ़ने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल अपशब्दों के प्रयोग में जरा भी कोताही नहीं बरतते हैं। केजरीवाल तो इतने मुखर हैं कि इनकी नजर में हर कोई भ्रष्ट है। केजरीवाल के बात करने का अंदाज शिष्टता की मर्यादाओं से बहुत दूर नजर आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस देश को कौन चला रहा है? मनमोहन सिंह चला रहे हैं? राहुल गांधी चला रहा है? सोनिया गांधी चला रही है? ना, सोनिया गांधी भी नहीं चला रही, राहुल गांधी भी नहीं चला रहा, मनमोहन सिंह भी नहीं चला रहा। कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। पता चल गया सबको। टिकट न मिलने से नाराज आरजेडी के नेता रामकृपाल भी कुछ इसी राह पर हैं। मीसा से मुलाकात पर रामकृपाल ने लालू पर इमोशनल अत्याचार करने का आरोप लगाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनल अत्याचार था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर मना कर दिया। इमोशनल अत्याचार था या राजनीतिक स्टंट था। बहरहाल जहरीली भाषा के इस महाभारत में तकरीबन सारे दलों के बीच अपशब्दों के विशेषज्ञ बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आने वाले आम चुनाव में इन सबका आम आदमी और आवाम की बेहतरी के सवालों पर होने वाली बहसों पर क्या असर पड़ेगा? इतना तो तय है कि ये सब देश के राजनीतिक ताने बाने के लिए कतई शुभ लक्षण नहीं माना जा सकता। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो मौत का सौदागर से लेकर नपुंसक तक और शिकंडी से लेकर हत्यारा तक, न जाने ऐसे कितने शब्दों से मर्यादाओं को बार बार तार तार किया जाता रहा है। आखिर हमारी सियासत को, हमारे सियासतदानों को हो क्या गया है? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सीधे मैं रुख करूंगा अजय शर्मा जी का, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। अजय जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नजरिया क्या है? ये राजनीति में गिरावट है या राजनेताओं की गिरावट है? देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों का ही है। और ये जो स्वार्थ की जो राजनीति जो है, ये तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पंडित नेहरू से शुरू हो गई थी। उसके बाद से हर सियासी दल जो है किसी ना किसी तरीके से अपना एजेंडा अचीव करना चाहता है, उसके करता भी है और उसके बाद वो स्वार्थी भी हो जाते हैं। क्या लगता है अजय जी, आपकी आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से सिद्धांत के आधार पर आई, गांधीवादी नीतियों पर आई, वो भी अपना एजेंडा सिद्ध कर रही है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देश को बताना, जो कुछ देश के साथ पिछले 65 साल के अंदर हुआ है, एक तरह से वो भी, उसको भी स्वार्थ बोल ही सकते हैं। नहीं अजय जी, जैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है सियासत में, क्या आप उस भाषा के समर्थक हैं? जैसा अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं, भी आपने देखा लगातार, आज भी इन्होंने गुजरात में बोला, जो सच है वो तो कड़वा होता है। नहीं, सच की बात नहीं है, बात हो रही है भाषा की, कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सच को बताने के लिए शब्दावली क्या प्रयोग की जा रही है। सच को बताने के लिए जरूरी नहीं है कि आप भद्दी भाषा का इस्तेमाल करें या फिर मर्यादाओं को तार तार करें, कोई जरूरी नहीं है। सच बहुत कायदे से, बहुत सलीके से भी बताया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो भाषा देश सुनना चाह रहा है वो उसी भाषा में बात कर रहे हैं। अजय जी, एंडोर्स करते हैं या नहीं करते? आप इसके समर्थन में या विरोध में? सीधा सवाल है। एज ए सपोर्टर ऑफ आम आदमी पार्टी, आई थिंक जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
जी, जो आम यानी कि आदमी इसलिए पार्टी का जर्नैल इसमें सिंह आपकी पार्टी में आए भी हैं, इसलिए जर्नैल सिंह को आपने उम्मीदवार भी बना दिया, पार्टी में भी शामिल कर लिया। जूता फेंका था ना उन्होंने। जी, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जी, शबनम इस पे अनंत कुछ कहना चाहती है इसको लेकर के। क्यों शबनम, क्या लगता है जिस प्रकार से, क्या लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स आजकल हावी हो गई है? क्या हर आदमी ये चाहता है, या फिर ऐसा लगता है राजनेताओं को कि नेगेटिव बात अगर कहेंगे तो मीडिया में ज़्यादा हाइप किया जाएगा और उसका बेनिफिट ये लगेगा कि अपनी बात को वो जनता तक जिस तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा सके? नवीन जी, ये तो अभी आम आदमी पार्टी के जो जनाब बैठे हैं उन्होंने एकदम क्लियर कट कह दिया है। जनता को ये वाली भाषा जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि आप किसी पर इस तरीके की बेहुदा बातें कर कर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो शायद जनता उसको हो हल्ले की तरह से जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है। आप तो एक नई, मुझे और पार्टी तो चलिए जो भी करती हैं वो हम बाद में बात करेंगे, पर अभी अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं नवीन जी, आप तो एकदम दूध में नहाए हुए आए थे। आप तो एकदम सच्चे सावित्री बनकर बाहर आए थे कि हाँ, कि हम दूसरे सब, के राजनीति में आकर के कीचड़ उतारेंगे हैं और सारे लोग बेईमानी कर रहे हैं, पूरा देश जितनी भी राजनीतिक तंत्र है सब बेकार हो चुका है, हम एक नया चेहरा लेकर आए। लेकिन आप तो उनसे भी ज्यादा कहीं अपमान भरी बातें करते हैं, उससे ज्यादा कहीं खराब चीजें करने को तैयार खड़े हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग जितने भी हैं, आप दूसरों की तरफ तभी पत्थर उछाल सकते हैं जब आप खुश। अजय जी, सियासत बदली या आप बदल गए? आम आदमी पार्टी के आप? जी, क्या नाम है, अभी दावा था सियासत बदलने का, दावा था सियासत का चरित्र बदलने का, दावा था नई राजनीति करने का। ये भी दावा था ना, जिससे मैं कहा गया कि भाई ये राजनीति कीचड़ भरी है, कीचड़ में उतरना पड़ेगा ताकि कीचड़ को साफ किया जाए। लेकिन आप कीचड़ दूसरों पर भी लपेट रहे हैं और खुद पर भी लपेट रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ कहना चाहूँगा जी, मैं एक अजय जी से प्रतिक्रिया, अनिल जी से बात करते हैं। जी देखिए, अरविंद जी ने शुरू में ही कहा था कि भाई किसी ना किसी को तो एक कीचड़ साफ करना ही पड़ेगा, तो कीचड़ तो साफ करेंगे तो छींटे तो एक दूसरे के ऊपर लगेगी। कीचड़ साफ करने की बात थी, उछालने की नहीं थी। दोनों में अंतर है नहीं, और खुद ही कीचड़ में लिप्त होने की भी बात नहीं थी नवीन जी। जी अजय जी, नहीं, कीचड़ जब झाड़ू से जब कीचड़ जब साफ करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर तो कीचड़ तो खैर मुझे लगता है इसका जवाब आपके पास होगा भी नहीं। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल नरेंद्र जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी देखिए नवीन जी, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हो रहा आप पार्टी के बर्ताव पर, बिहेवियर पर, एजेंडा पर। जब इनका नेता खुद ये कहता है कि मैं अनार्किस्ट हूँ, मैं अराजक हूँ, मैं अराजकता पे विश्वास करता हूँ, मैं किसी की उम्र का लिहाज नहीं करूँगा, मैं किसी के पद का लिहाज नहीं करूँगा और गंदे से और गिरे से गिरे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, स्टेट को हर स्टेट पॉइंट पर डिफाई करूँगा, मैं धरना प्रदर्शन करता रहा था, करता रहूँगा, तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये जो स्तर गिर रहा है इसमें आप पार्टी का बड़ा योगदान है। जो दूसरा खतरा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि इन्होंने चुनाव घोषित होते ही हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया है जी। तो अब शब्दों के साथ साथ कहीं ये दौर जो इलेक्शन का है हिंसात्मक ज़्यादा ना हो जाए। गिरीश जी के यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। गिरीश जी, पहला सवाल आपसे ये, क्या कोई लक्ष्मण रेखा होगी, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि अजय जी ने भी एक बात कही कि जनता को मैसेज देना है, ये जनता की मजबूरी है या जनता की चाहत है कि इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल हो, इस किस्म की भाषा को एक्सेप्ट राजनेताओं के पास ऐसी थाली है जिसमें वो इसी को परोसना चाहते हैं। जी देखिए, पहले तो it is not restricted to only आम आदमी पार्टी। I think politicians across the board जी बिल्कुल, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, तमाम नेता हैं उसमें जी। और इसका जो मेरी समझ में कारण आता है इस जो भी विपक्ष में रहेगा वो तो जाहिर सी बात है कि अपने गवर्नमेंट के ऊपर में या रूलिंग पार्टी के ऊपर में कुछ ना कुछ अपशब्द शायद उनसे निकल भी जाएं। इट्स क्वाइट ओके विद दैट। बट सरकार जब खुद ऐसी भाषा यूज करना चालू कर दे, केंद्र सरकार हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, देन थिंग्स गेट वर्स बिकॉज पब्लिक उसे मोटिवेट हो जाती है। जिस प्रकार की राजनीति की बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है जी, सवाल ये है कि अगर जिन स्तर की बात, जिस प्रकार से राजनेता जिस स्तर से गिरते जा रहे हैं, उसे क्या देश के प्रति उनकी कटिबद्धता नजर आती है आपको? नहीं, मतलब
जितने राजनेता है, जितना वो वर्ड्स खराब यूज़ कर रहे हैं या जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आम आदमी के ऊपर में उसका इम्पैक्ट एकदम नेगेटिव होगा। पब्लिक इसको दे विल गेट यूज टू इट कि लोग ऐसी भाषा यूज़ कर रहे हैं, इसका मसाला फिल्म टाइप बन जाएगा एंड इन द लॉन्ग रन इट विल नॉट हेल्प द कंट्री एट ऑल। जी नवीन, मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो शरद पवार जी को थप्पड़ मारने की घटना हुई थी, चिदम्बरम जी पर जूता फेंकने की घटना हुई थी, और भी नेता हैं जिनके साथ ऐसी हरकतें हो गई। आज आपके योगेंद्र यादव जी, उन पर शाही पोत दी गई। ये एक इम्पैक्ट है, इस अपशब्द की राजनीति का इम्पैक्ट है जो राजनेताओं को खुद भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से आपने देखा हो पहले अपशब्दों तक था जी, उस समय लोगों को लगा कि जिसने कभी आवेश में, भावेश में, क्रोध में अपनी बात को लेकर किसी पर गुस्सा जाहिर करने के लिए जूता फेंक दिया, तो उसके बाद उसको लगा पब्लिसिटी बहुत मिली। मैं कुछ मीडिया के साथ बात कर रहा हूं, बुश साहब के साथ। हाँ, उसके बाद शुरू पब्लिसिटी बहुत मिली। आज अब लगता ये है कि कई जगह, कई मुद्दों पर कई पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनको लगता है कि जिस कार्यक्रम में वो जा रहे हैं वहां पे उनका मैसेज नहीं जाएगा, बड़ा नहीं होगा, तो कुछ ऐसा करें ताकि उसको अधिक पब्लिसिटी मिले। कि ये भी एक इसका कारण हो सकता है। जो जिस प्रकार से आज ही की घटना जो आपने जिक्र करी, योगेंद्र यादव पर शाही पोतने की बात जो कही है, वो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता। गिरीश, क्या यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है? जैसे कि हम देखते हैं बॉलीवुड में, हम देखते हैं कि एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, ठीक है, पब्लिसिटी किसी भी रूप में हो। क्या सियासत किसी फिल्म को बैन कराना, अपनी फिल्म के कारण ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कराए ताकि उसको कंट्रोवर्सी मिले और वो जो है रेवेन्यूज को ज्यादा मिले। क्या आपको लगता है कि सियासतदान भी उसी सोच पर आगे बढ़ रहे हैं कि पब्लिसिटी तो मिल रही है ना, चाहे जिस भी तरीके से? जी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे पिक्चरों में आइटम नंबर्स और भाषा का दुरुपयोग वगैरह हो जाता है, आई थिंक इन पॉलिटिक्स ऑल्सो जो लोग ऐसी भाषा यूज़ कर रहे हैं इज नथिंग बट एन आइटम नंबर। दे वांट टू गेन पब्लिसिटी और उसके लिए वो किसी भी स्तर पर उतरने को तैयार हैं। देखना ये है कि पब्लिक कब तक की इन चीज़ों को स्वीकार करेगी। देयर विल कम अ टाइम जब पब्लिक बोलेगी कि नहीं, अब हमें ये गिरे स्तर की बातें हमें नहीं चाहिए, इसको देखते हुए हम आपको वोट नहीं देंगे। जिस दिन ये हो जाए। इतना लंबा समय निकाला पत्रकारिता में, बहुत सारे आपने लोकतंत्र में जो पिछले चुनावों को देखा भी, कवर भी किया और उसको देखा भी, बड़े नज़दीक से देखा। क्या आपको लगता है कि ये जो राजनीति इस समय जिस स्तर पर आ गई है वो कितनी घातक हो सकती है देश के लिए? देखिए, इससे पहले नवीन जी आपने जो सवाल किया था, एक एक्सप्लेनेशन और है जिसमें हम मीडिया वाले जिम्मेदार हैं। देखिए, पिछले 10-20 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से पूरा सीन, पॉलिटिकल सीन चेंज हो गया। जो चीज़ पहले प्रिंट मीडिया में अगले दिन छपती थी उसका इम्पैक्ट वो नहीं होता था जो आज डायरेक्ट इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक चैनल का है। इसीलिए ये नेता लोग एकदम एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें देखा जा रहा है और हम जितना ज़्यादा जोर से बोलेंगे उतना ज़्यादा हमारे मतदाताओं पर असर पड़ेगा। अब वो कैरेक्टर तो रहा नहीं जो पहले था, ना वो नैतिकता रही। स्ट्रेट सत्ता की राजनीति है। सत्ता कैसे पहुंचे, सत्ता के गद्दी तक कैसे पहुंचे, रास्ता कोई सा भी हो, जबान कोई सी भी हो, एक्शन कोई सा भी हो। अनिल जी, आपकी बात जो आपने कही है इसमें मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा, और पत्रकार होने के नाते और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने के नाते आपने जो बात कही कि टीवी का जब से एक्सपेंशन हुआ है, देखिए टीवी शब्द नहीं गढ़ता, टीवी है कैमरे के साथ, हम विजुअल के साथ आते हैं सामने। अगर विजुअली कुछ सामने घटित हो रहा है उसमें हमारा दोष या किसी भी पत्रकार का टीवी पर जी मैं वो दोष की बात बता रहा हूं आपको। जी मैं कह रहा हूं कि अब वो आचरण तो खुद नेताओं को तय करना। शबनम जी कुछ कह रहे हैं आप? जी अनंत जी, आप तो वही दिखाते हैं जो सामने हो रहा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हैं, इसी का वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं। ये शायद अनिल जी कहना चाहते हैं। लेकिन जो नीति और नियत की बात है अनिल जी, जिस प्रकार से आज के राजनेताओं, विकास की बात नहीं है, उनकी नीति क्या होने वाली है, उनकी नीयत क्या है, क्या समाज के प्रति, युवाओं के प्रति, देश के प्रति विदेशी नीति क्या होगी, इस पर चर्चा गौण होती जा रही है। आज जो चर्चा हो रही है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स की हो रही है। क्या ये क्या ऐसा लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स हावी हो रहा है आज के यूथ के ऊपर या फिर आज के व्यूअर्स के ऊपर? देखिए, इस चुनाव में 10 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता हैं जो पहली दफा वोट देंगे।
उनके सामने 20 साल पहले क्या हुआ था, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू नो। आज क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ थोड़ा अराजकता पूरे देश में, इनडिसिप्लिन का एक माहौल बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण है, सामाजिक कारण है, एजुकेशनल कारण है, कई कारण है। दैट इज अ वेरी बिग डिबेट। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को इस टाइप की चीजें अपील करने लगी हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिल्कुल आपने सही नवीन जी कहा कि हमारा जो स्तर है वो बिल्कुल गिरता जा रहा है, और कहां पहुंचेगा ये भी नहीं कह सकते। अजय जी से हमें प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। अजय जी, अब तो आप सियासत को भी करीब से देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के आप समर्थक भी हैं। क्या वाकई फायदा मिलता है एक नेता को इस तरीके से? बेसिकली ये सब जो आप जो देख रहे हैं, इट इज रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द पीपल। मतलब पिछले 65 सालों में, इतने सालों के अंदर, यानी कि उस फ्रस्ट्रेशन को कैश करने का तरीका बदल गया है, केवल ये कहना हुआ। नवीन जी, हाँ, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा कौन रहा है, उनको इस तरह से उकसा कौन रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देने की बात है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या मैं जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की रैली देखती हूँ नवीन जी, मैं हमेशा देखती हूँ वो फलां पार्टी में ये, फलां पार्टी में ये, लेकिन कोई ये कहते नहीं नजर आता देश को मजबूत करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये सब चीजों से कहीं ना कहीं नेता भी दूर होते जा रहे हैं। बातों में तो शबनम जी ये बातें हैं, देखिए मंचों से बातें बोली जाती हैं। अनंत जी, युवाओं को भी कहीं ना कहीं ये उकसाने का काम कर रहे हैं, और शायद युवा उकसेगा भी इनकी बातों से। इनको सबको सिर्फ एक सत्ता का लालच है, किसी तरह हम उस कुर्सी पर बैठ जाएं, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, और उसमें सारे हमाम में एक ही जैसे हैं, वहां सब कपड़े उतार कर ही बैठे हैं। सबको सिर्फ सत्ता का लालच है, बाकी किसी देश और युवा महिलाओं से इनका कोई लेना देना नहीं। केवल सत्ता की सियासत होती है क्या? मैं जहां तक बोल सकता हूं, आम आदमी पार्टी का वो सत्ता के लिए तो डेफिनेटली कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। वो लोग वो खाली देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं। आप आए थे सत्ता के लिए, आपने उकसाया पब्लिक को, और आप जो फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं वो बढ़ाई आपने पब्लिक के अंदर, वरना पब्लिक आराम से 5 साल में बदल दिया करती थी सरकारें। अगर सत्ता के भूखे होते हैं तो हम लोग दिल्ली की सरकार को नहीं छोड़ते, हम वहां से रिजाइन नहीं करते। अगर सत्ता की इतनी भूख होती है, जिसमें तो बड़े मत हैं। 49 दिन में कोई ऐसी हेल्पलाइन शुरू नहीं हुई कि किसी का काम नहीं होता तो आप इस नंबर पे फोन करिए। एक भी सकारात्मक हेल्पलाइन शुरू हुई कि अगर स्टिंग ऑपरेशन करिए, कैमरे खरीदिए, कोई पैसे मांगे तो बताइए। नवीन जी, ये भी उकसाने का काम है। बहुत सारी जगह ऐसी भी थी जहां पे लोग पैसा नहीं मांगते थे, लेकिन लोगों ने इसलिए शिकायत कर दी, उनका काम नहीं होता तो ये कह देंगे कि ये हेल्पलाइन तभी एक्टिव होगी जब इसमें ये कहेंगे साहब पैसा लिया जा रहा है। जी, गिरीश जी से एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहेंगे। गिरीश जी, क्या सियासत का फोकस समाज से हट चुका है? फ्रस्ट्रेशन इस वक्त हिंदुस्तान की यूथ में है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि एनी ऑपोजिशन पार्टी और एनी पॉलिटिकल पार्टी टुडे शुड यूज द लैंग्वेज इट इज यूजिंग। दे कुड हैव डन विदाउट इट। भली भांति सत्ता में आते थे बिना ये सब यूज करे। इनफैक्ट दे कुड हैव चैनलाइज द यूथ इनटू अ बेटर डायरेक्शन बाय यूजिंग गुड लैंग्वेज, बिकॉज दे आर गोइंग टू विन इन एनी केस। बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज अपने स्तर को और नीचे लेकर गए हो, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी भी यही यूज करना देख रही है। क्या अपशब्दों के जरिए, क्या ऐसी भाषा के जरिए असल मुद्दों को दबा दिया जाता है? एक बचने का जरिया ढूंढ लिया गया है, इसको एक जरिया बना दिया गया है। कुछ सियासी दल ऐसा कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता नहीं कि 40 दिन या 45 दिन ये चुनाव का जो एक पीरियड है, इसमें वो मुद्दे जो 1 साल तक बड़े महत्वपूर्ण ज्वलंत होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, चाहे वो विकास के हों, चाहे वो रोजगार के हों, वो सारे के सारे गौण हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि इस प्रकार की नेगेटिव पॉलिटिक्स अचानक उभर के आ जाती है। क्यों लगता नहीं शबनम कि जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ी हैं पिछले कुछ 2-4 दिनों में, उसका ये असर है कि लोगों के दिमाग में यही चीज चलनी शुरू हो जाती है, बाकी छूट जाते हैं पीछे। बिल्कुल, ये लोगों की भावनाओं से खेलने की बात है नवीन जी, कि आप लोगों की भावनाओं से खेलिए, वोट बैंक बटोरिए, फिर जब आप 5 साल रहेंगे तो फिर दूसरी तरीके की राजनीति सोची जाएगी कि किस तरह से आगे सत्ता में आया जाएगा। क्या कोई भी आम आदमी पार्टी के यहाँ पर वो बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी भी ये खड़े होकर कहा है? आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे,
जब आपको सत्ता में आना था दिल्ली की, फिर आपने उन्हीं के साथ सरकार बना ली। आप सब लोग राजनीति में एक ही जैसे हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। चाहे कोई लाख कहने की कोशिश करे कि नहीं मैं इस कीचड़ में आया हूं कीचड़ साफ करने के लिए, लेकिन वो खुद ही कीचड़ में पूरे लथपथ हो गए और उस कीचड़ को अपने ऊपर लपेट कर आप उन्हीं में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो मैं अजय जी से नहीं मिला। इस सवाल का जवाब पहले भी नहीं, लेकिन अनिल जी आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे, उसमें बता रहे थे कि इस विषय पर। मैं इस पर अजय जी से एक बात पे सहमत हूँ कि आज यूथ में फ्रस्ट्रेशन है और उसको सामने अपना फ्यूचर कोई ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। अब इसके लिए मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, और मेरे को माफ़ करेंगे अजय जी, मैं दिसंबर में भी ये कहता था चैनलों पर कि श्री अरविंद केजरीवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट हैं मुद्दे, इम्पॉर्टेंट हैं जो जनता, जो जिस मुद्दों से जनता पिस रही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, असुरक्षा, ये मुद्दे इम्पॉर्टेंट थे। केजरीवाल जी ने बड़ी केयरफुली स्ट्रेटजी बना के इन मुद्दों को हाईलाइट किया, इसलिए जनता उनके साथ हो गई। और देखिए कुछ लोग स्पेशली मोदी जी को इसलिए टारगेट करते हैं ताकि वो असल मुद्दों का जवाब ना दे सके, आरोप प्रति और आरोप का चक्कर चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी, एक बात मैं इसमें कहूंगा, देखिए प्रतिपक्ष का काम है विरोध में आवाज उठाना, उनके खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के खिलाफ काम करना, उसकी कमियों को उजागर करना। लेकिन जिस प्रकार से देश में युवाओं को उनके सेंटिमेंट को कैश करने का जो नया तरीका निकला है, वो कितना घातक होगा आने वाले समय में। देखिए जी, यही आपको भी बहुत अच्छे से याद हो पुराने एग्जाम्पल में, जब कश्मीर में ये घटनाएं होती तो इसी प्रकार से कश्मीर में से युवाओं को, यूथ को निकाला गया था, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा, उसको और बढ़ाया गया और उसके बाद फिर वो देश के खिलाफ हो गए। बिल्कुल सही आप नवीन जी कह रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे ही माहौल में लोग हथियार भी उठाते हैं और हिंसात्मक गतिविधियां में शामिल होते हैं। इसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए, कि इसके लिए क्या मतलब आप क्या सुझाव सरकार को, देश को, नौजवानों को सीख समझ क्या समझते हैं कि किस प्रकार से ऐसी घटनाएं या ऐसी बातों में उनको नहीं आना चाहिए? देखिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो नेताओं की है, क्योंकि नेता ही भड़काते हैं, नेताओं को ही इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरा कुछ धार्मिक जो हेड्स हैं, उलेमा है, जो हमारे स्वामी हैं, उनको तो ये पहले ही कैप्चर कर लेते हैं। उनको भी थोड़ी, हाँ, हर पार्टी तो किसी ना किसी उलेमा को अपने आगे साथ में टोपी पहनाकर साथ में खड़ा रखती है। कोई किसी के साथ कोई दाढ़ी वाले खड़े रहते हैं, किसी के साथ कोई तिलक लगाकर खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि उलेमा भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब पार्टियों में रच बस गए और ये लोग उनका भी बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। कैसे जो जिस प्रकार से यूथ आज के समय में जो उसको चाहिए वो चाहता है कि उसे मिले, और उसकी भावना, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको और अधिक जागृत करके, बड़ा करके। नवीन जी, ये देना किस तरह से चाहते हैं आप ये देखिए। अगर आप युवाओं की बात करने आगे निकल कर आते हैं तो आपने उनको ये नहीं कहा कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे, आपने कहा पहले हमारे लिए ये करिए फिर हम आपके लिए वो करेंगे। आप उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके फिर कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक इस्तेमाल करके तब आगे ले जाना चाहते हैं। मैं रुक करूंगा। मुझे लगता है कि बहुत घातक होगा हमारे भविष्य के लिए। की बात उठी और बात ये उठी कि उसमें क्या असल मुद्दे दब जाते हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसी बयानबाजी से, ऐसी सियासत से ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है या फिर ये फ्रस्ट्रेशन को निकालने का एक सेफ्टी वॉल्व का काम करती है? क्योंकि चीजें कभी एक तरफा नहीं होती हैं, कुछ अगर नेगेटिव है तो उसका कुछ पॉजिटिव भी होता होगा। क्या ये नेगेटिव है, इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है? या फिर नेगेटिव और बढ़ जाता होगा। जी गिरीश, देखिए फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगी निश्चित, जब तक कि आप मुद्दों से हटकर और सिर्फ बयानबाजी करके और सिर्फ नेगेटिव प्रचार करके आगे चलना चाहते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा उस नेता को जिसने ये सब बातें की और जो चुन के आता है। आज वो लकड़पति राजू जी हैं जिन्होंने स्प्रे यूज किया इन पेपर स्प्रे इन द पार्लियामेंट, शायद हो सकता है अपनी कंस्टिट्यूंसी से वो जीत कर भी आ जाए बाय डूइंग ऑल दिस, बट ये सब करने से उनको शायद जीत मिल जाएगी, बट उस जनता को, उनकी कंस्टिट्यूंसी को कुछ नहीं मिलना है।
तो इट इज टाइम कि जनता ने जागरूक होकर मांगना चाहिए कि हमें ये सब भाषा और ये नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट इज वर्क, एक्चुअल वर्क। बट ये सारी चीजें जनता तक पहुंचाने क्या के लिए लगता है आपको कि हमारी विधानसभाओं में, हमारी लोकसभा में जो लगातार चर्चाएं कम हो रही हैं, जो लगातार हंगामे हो रहे हैं, मलयुद्ध हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, उसकी एक शुरुआत सड़क से ही हो जाती है? ये उसका एक शुरुआती चरण होता है जिसकी परिणति इस रूप में सामने आती है। क्या मानते हैं आप ऐसा? मैं तो बल्कि इसको उल्टा बोलूँगा आपको। ये जो दी लेवल ऑफ पब्लिक डिबेट और पॉलिटिकल डिबेट जी जो पार्लियामेंट में होना चाहिए, वो पार्लियामेंट का ही एक तरह से रिफ्लेक्शन है जो कि स्ट्रीट के ऊपर आ रहा है अभी। तो लेकिन अजय जी, इसमें आप ही की सरकार थी दिल्ली में, एक ही जगह अभी कुछ सबसे पहले, क्योंकि कुछ ही समय हुआ आपकी सरकार को बने हुए, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, उसने विधानसभा में क्या किया? संविधान का पालन क्यों नहीं किया? क्या आपको लगता नहीं कि अगर लोकपाल बिल लेके आना था तो संविधान के अनुरूप ले आते? अगर आप संविधान के अनुरूप कुछ कार्य नहीं करना चाहते तो संविधान संशोधन का बिल ले आते। संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करना, क्या आपको लगता नहीं कि नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है? ये एक तरह से आप, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है कि लोकपाल बिल पास कराने के लिए टेबल भी ना हो, क्या नाम है, असेंबली के अंदर। अच्छा, तो ये बताइए कि संविधान में जब धरना प्रदर्शन की बात होती थी, जब आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन दिया करती थी, तब कहा जाता था कि भाई वो जब तक ये अगर आज इन तीनों एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट करने की चीज़ है, या किसी के लिए नहीं है, ये कहा गया आपके मुख्यमंत्री द्वारा। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जब कुछ शिक्षक, जिनको कहा था, चुनाव में वादा किया था आम आदमी पार्टी ने कि सरकार में आएंगे तो पक्का कर देंगे, उनको धरना देते उनको अस्मा लगा दिया जाता है कि लगाएंगे तो बाहर कर देंगे। ऐसी डीटीसी वालों को बाहर करने की बात करी, ऐसी सब्जी मंडी पे करी। मतलब इसीलिए मैं एक मिनट अजय ऐसे इस बात में जान लूं कि आपको लगता है कि दोहरी मापदंड अलग अलग एक साथ कैसे राजनीति के किस परिपाटी का रूप? और उसी दौरान की अजय जी एक बात और ध्यान दिला दूं, जब शिंदे साहब को लेकर जिक्र हुआ था तो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था कि शिंदे कौन होता है, मुझे बताने भाषा जी वो यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है। लेकिन इसमें बताएं, देखिए आवेश के अंदर हो सकता है कभी कभार नेताओं के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल जी, हो सकता है आवेश के अंदर उनसे, उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे, बट हिज इंटेंशन वाज नॉट दैट। नवीन जी, अभी आशुतोष जी कहते हैं कि मोदी चला रहा है सब कुछ और दिल्ली पुलिस को भी मोदी ही अपना वो दे रहे हैं निर्देश, इसलिए दिल्ली पुलिस इस तरह से रिएक्ट कर रही है। शिंदे का कहना नहीं मान रहे हैं। कभी आप कहते हैं शिंदे कौन होता है मुझे बताने वाला, कभी आप कहते हैं शिंदे मेरे रिश्तेदार हैं। अगर वो उनका कहना मान रही होती पुलिस तो शायद हमें कुछ नहीं कहती। मतलब आप, मेरी कमीज तो सफेद है, आप सबकी दागदार। आम आदमी पार्टी का ये दोहरा चरित्र मुझे लगता है ये मुझे ठीक नहीं लगता। एक बात और शबनम बिल्कुल सही कहा, लेकिन साथ में ये भी जैसे कह रहे हैं कि वो आवेश में कुछ कह गए होंगे, क्योंकि मुझे समझ सकता हूं, तो फिर दूसरों अजय जी की विडंबना समझ सकते हैं कि वो इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। आपका आवेश और दूसरे का आवेश, वो जवाब नहीं देंगे, वो इस पर बोल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन होंगे आम आदमी पार्टी के। लेकिन गिरीश जी, आपको लगता है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपको क्या लगता है कि जो उनका रूप रहा जिस प्रकार से पिछले 50 दिनों में या 2 महीनों में, आप क्या समझते हैं, क्या वो देश के लिए बेहतर है? बिल्कुल नहीं। उन्हें जिस तरीके से अपनी सरकार चलानी थी, जो बोल के वो चुन के आए थे, अगर वो उस तरीके से चलाते और ये रेजिग्नेशन का ड्रामा नहीं करते तो शायद इनको ऑल इंडिया रिकग्निशन मिलती थी और शायद दिल्ली में दोबारा चुनाव होते तो शायद अभी भी जीत के आएंगे, बट और भारी मात्रा से भारी मात्रा। अनिल जी, जो हम शुरू किए थे जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल, क्या वो लगता है कि पिछले कुछ समय में बड़ा है ये, इसमें गिरावट आई है, संवेदनाएं गिरी हैं? निश्चित रूप से। और एक मैं फिर उसमें पिछले सवाल पे आ रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। मैं आज भी ये जानना चाहता हूँ कि लोकसभा 2014 में आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उस दिन उनका सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी का काम होता है गुजरात जाना, गुजरात में 4 दिन का स्टडी टूर करना। मैं कहता हूं कि आप कब तक भटकाते रहोगे लोगों को? आपने दिल्ली में भी यही किया, आपने कोई सा भी मुद्दा पूरा नहीं किया। अब क्या आप देश को भी इस तरीके से बेवकूफ बनाना चाहते हो?
अनिल जी, आपने जो बात कही है, यहीं से एक सवाल मैं और इसमें एडिशन करना था। हम भाषा की तो बात कर रहे हैं, अब बात हम कर लेते हैं स्वार्थ की राजनीति की भी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, वो दावा ये करके आए थे रामलीला मैदान में कि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही काम किया जाएगा, हम मुख्यमंत्री नहीं, और जनता से पूछ करके इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और शहादत, ये स्वार्थ की राजनीति की महत्वाकांक्षाएं, स्वार्थ, इसको कुछ भी आप नाम दे दीजिए, यहीं से चीजें मोल्ड होती चले जाती हैं और पॉलिटिक्स में लगता है कि ध्यान इस पर ज्यादा होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा तो मानना डिफरेंट है जी आनंद जी। मुझे ऐसे लगता है कि केजरीवाल साहब को कभी उम्मीद नहीं थी कि उनको इतनी सीटें मिलेंगी। वो सोच रहे थे कि अच्छा तो करेगी पार्टी परफॉर्म, इसलिए उन्होंने अनाप शनाप वादे कर दिए जी। अब जब अनाप शनाप वादे कर दिए और ये भी कहीं नहीं ज़रूरी समझा कि इनको पूरा करने की प्रक्रिया क्या होगी, इनको विधान क्या अलाउ करता है, क्या नहीं अलाउ करता। अब जब वो उसमें फंस गए तो क्या करें? हाँ, वो तो रीजन था, वो ये था कि दिल्ली का कोई बजट नहीं है, बजट भी पेश करने से पहले निकल गया, वरना सैलरी नहीं मिलती। अरे मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ शबनम जी, अगर आपका जन लोकपाल बिल पास नहीं होता तो कौन सी आफत आ जाती? और आपके पास पुलिस तो है ही है, आप लोगों के खिलाफ डायरेक्ट FIR करा रहे हो और जन लोकपाल बिल लाके क्या करते? चलिए गिरीश जी का हम रुख कर लेते हैं। गिरीश जी, शब्दों की सियासत हमने देखी, अब शब्द किस तरीके से सियासत में, उस पर हमने बातचीत की। मसला एक स्वार्थ की राजनीति का भी आता है कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुद्दे तय होते हैं, परिभाषाएं बदल जाती हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता की हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की हो। जिस मुद्दे को लेकर पहले लोग कोसते थे मोदी को, उस मुद्दे पर आज वो मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करता और उसके बाद वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। विकास की परिभाषाएं बदल जाती हैं, अगर आपका कोई दोस्त है तो विकास हो रहा है, अगर नहीं है तो नहीं हो रहा है। इस नजरिए से अगर चीजों को देखा जाए, क्या इसमें लोकहित को दांव पर लगा दिया जाता है और क्या इसके अंदर राष्ट्रीय हित भी दांव पर लग जाते हैं इस स्वार्थ की राजनीति की वजह से? जी जरूर, राष्ट्रीय हित तो दांव पे लगता ही लगता है, बट थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो समझ में आता है कि करंट स्टेट में जो जनता है, शायद कहीं उनको भी ये मसालेदार भाषा और एक दूसरे के ऊपर में लांछन लगाना, शायद ये उनसे दे आर लाइकिंग इट समहाउ, और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू वोट्स, एंड दैट इज व्हाई राजनेता जो कई सारे अच्छे भी हैं, ढेर अच्छे हैं, बट अगर वो भी ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जनता है दे आर ऑल्सो लाइकिंग। जैसे हमने शुरू में ही कही थी कि नेगेटिव जो पॉलिटिक्स है वो हावी होती जा रही है जी। अगर ये तो फिर वही बात हुई, अगर ये हावी होती रही, अगर आने वाले चुनाव में इसका इसी के अनुरूप परिणाम आ गए तो देश के लिए तो बहुत घातक हो सकता है। जी बिल्कुल होगा, बट आई थिंक जिस तरीके की डेमोक्रेसी इंडियन है, इट इज अ यंग डेमोक्रेसी, वी आर ओनली 65-70 इयर्स ओल्ड, तो थोड़ा मैच्योर होने में इसको समय लगेगा, बट ये फेज जो है ये डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा फेज नहीं। क्या नहीं लगता कि चिंता ये इसलिए और ज्यादा है? चलिए, अपनी आपकी जो देश की राजनीति है उसमें आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए, सियासत की दौड़ में आगे निकलने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएं, लेकिन जब ये सियासत देश के राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय हितों को और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर इंपैक्ट करने लग जाए, श्रीलंका का मसला हमारे सामने है, बांग्लादेश का मसला हमारे सामने है, तीस्ता समझौता हमारे सामने है, कैसे मनमोहन सिंह जी को रोक दिया गया, हमारे सामने श्रीलंका का मसला है, कैसे श्रीलंका लगातार पाकिस्तान और चाइना का वहां पर इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तमिल राजनीति एक बड़ा इशू है और उसको लेकर जिस तरीके की सियासत अभी हालिया राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि आज राष्ट्रीय हित की कीमत पर राजनीति हो रही है? जी, मेरा मानना है आप जो बोल रहे हैं ये एकदम बराबर, एकदम आप सही बात बोल रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं नुकसान तो है, सभी का नुकसान है। मानते तो सभी हैं कि जब चर्चा होती है कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। नवीन जी, क्या मेरे बड़े भाई आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से इस बारे में बात करेंगे कि आप जिस अराजकता की तरफ देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत घातक होगा? नवीन जी, आज आप और हम चर्चा शायद शांत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य इसका मुझे बहुत खतरनाक नजर आता है, जब आप और हम हर व्यक्ति को ना वो कानून को माना करेगा ना वो संविधान को माना करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे लोग जब कहेंगे कि संविधान कोई चीज नहीं होता तो युवाओं में जोश आता है इस तरीके का कि ठीक है, जब केजरीवाल के लिए संविधान कुछ नहीं है तो फिर शबनम खान भी कहेंगी मेरे लिए भी क्यों, फिर मैं भी किसी पर भी आरोप लगाकर बैठ जाऊं कि आरोप के सबूत नहीं दूंगी लेकिन आरोप मैं लगा रही हूं कि आपने तो ये किया था।
ये सब देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपने देश की सुरक्षा की बात करनी होगी नवीन जी, हमें अपने देश की महिलाओं, पुरुषों, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात करनी होगी। आप और हम सिर्फ कोरी कोरी कुर्सियों के लिए वोट बैंक बनाने की कोशिश करते रहेंगे अनिल जी, तो हमारा देश कहीं गर्त में चला आपको मैं जाएगा। याद दिलाना चाहूंगा, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कोर्ट से भी काफी लताड़ लगी थी। कुछ एक लोग थे जो आतंक के मामलों में आरोपी थे, उनको रिहा करने का फरमान जारी हो गया था, कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। खैर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कई बार फटकार और लगाई अभी है। आपके एक पार्टी के नेता ने बगावत करके आरोप लगाया है कि माओवादियों को और जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं उनको टिकटें दी जा रही हैं। क्या ये स्वार्थ की राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि आज नेशनल इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो नई राजनीति की बात करने वाली आम आदमी पार्टी क्यों ना? देखिए, ये तो नजरिया है, हो सकता है कि आप पार्टी के इसी एजेंडे पे आई हो। मैं तो मानता हूं कि बहुत उनका हिडन एजेंडा है जो कि आगे नहीं आया। पर मैं एक बात हट के दूसरे पॉजिटिव बात करना चाहता हूं जी। क्यों ना इस देश में दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपने दोनों कैंडिडेट्स को लेके एक अमेरिका की तरह डिबेट करें, इशू बेस्ड डिबेट, नॉट पर्सनल डिबेट, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप ना हो। वो 4-5 पॉइंट्स जो देश के इंपॉर्टेंट है उनको लेके डिबेट करें ताकि जनता को ये पता लग सके कि ये सोच बड़ी अच्छी है। अब नवीन जी सोच तो चलाओ ना आगे, फिर तभी ये कभी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो सब जानते हैं, उनकी विडंबना भी हम समझते हैं। कुर्सी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक बार में समर्थन करना पड़ेगा। केजरीवाल साहब एक पन्ना रिसर्च पेपर लेके जाते, कहते डिबेट करो मुझसे। लेकिन वो जो डिबेट करने की बात करते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं। ये लोकसभा का चुनाव है, ये कोई कारपोरेशन का चुनाव नहीं है। और जब लोकसभा चुनाव में आप जा रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। अगर जब पूछे कि राष्ट्रीय, अगर आम आदमी पार्टी से पूछे, आज तक फॉरेन पॉलिसी तो नहीं मालूम, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में वो भी नहीं मालूम है। मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा पूछता हूँ। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, बड़े नेता हैं दोनों, सभी मानते हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर में आप एक जनमत संग्रह कराइए, अगर पाकिस्तान चाहता है लोग उसके पक्ष में तो उसको भेज दीजिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गलत है, नहीं होना चाहिए। बताइए, एक ही पार्टी में जो सिद्धांत वाली पार्टी है तो उसमें आप फैसला क्यों नहीं करते? आम आदमी पार्टी का ये दोहरा चरित्र इसलिए है कि अगर पासा उधर ठीक बैठ जाए तो वो वाली बात भी अपने पक्ष में रहे, और पासा उधर बैठ जाए तो वो वाली बात भी अपने पक्ष में रहे। ये बताइए ना, मतलब देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर नंबर 1 मैं आपको खैर एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैं खाली एक समर्थक हूं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं जी। अब आप देखिए, अब आप समर्थक तक आ गए हैं वापस, ऐसे मत करिए। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात दूसरी, मैं समझ सकता हूँ, हम आपको किसी दल से बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको दल छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसका आप समर्थन कर रहे हैं उस समर्थन के लिए कोई ना कोई तो आपने मापदंड तय किया होगा कि मैं इस बात के लिए समर्थन करूंगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पार्टी इज दैट यू हैव, आपको अपना विचार रखने का आपके पास पूरा अधिकार है। नई जगह है, उनके पास लीडर ही नहीं है। नहीं, यहाँ पर मैं आपको काटूंगा अजय जी, यहाँ पर मैं आपको काटूंगा। आपको दिल्ली के शायद तस्वीरें ध्यान नहीं है, आपके पार्टी दफ्तर के बाहर आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता बैठे, उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो दावा किया था, वादा किया था कि सबकी सहमति से उम्मीदवारों का चयन होगा, बंद कमरों में चयन हो रहा है। और यही कारण है कि आज उनसे बात तक नहीं की गई। आज जो हुआ, योगेंद्र यादव पर जो कालिक लगाई वो भी आप ही के समर्थक ने लगाई जी। और आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म है, पार्टी में सब लोग अपनी राय रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर इतनी छोटी बात से अजय भाई समर्थक बनते हैं तो बेहद दुखद है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे, अगर आप क्षेत्रीय मुद्दों की भी बात करें नवीन जी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इस पे कि मैं अपनी बात वहां रख पाता हूँ। ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज का विषय आप पार्टी नहीं है, और आप पार्टी पर हमारे को इतनी ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत मेरी राय में नहीं है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये सूबेदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं उन्हें सूबेदार कहता हूँ, उनकी राष्ट्रीय राजनीति क्या है? उनका क्या व्यूज हैं जो कि आज राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? डू दे हैव अ नेशनल पॉलिसी? डू दे हैव अ नेशनल विजन? आप जो कह रहे हैं उसमें लगातार पूछा गया, जिसकी बात कर रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं नाम मैं ले लूँ तो आप कहो तो मैं उत्तर प्रदेश से शुरू हो जाऊँ
और मैं बहुत लंबी लिस्ट है। वेस्ट बंगाल तक चले जाऊं, उधर से तमिलनाडु चले ये जाऊं, तो व्हाट इज देयर नेशनल परसेप्शन? नेशनल परसेप्शन की बात जो करेंगे वो किसी ने नहीं दिया, किसी एक दो दल को छोड़ करके लगातार। एक दूसरा ये कि जिस प्रकार की भाषा, हालांकि केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं, कांग्रेस ने भी जो भाषा यूज करी सबने देखा है। अभी आपने देखा कि सोनिया गांधी से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के, इवन मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने, गरिमा में पद पर रहते हुए उन्होंने, और अनेकों मंत्रियों ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, वो निश्चित तौर पर लगता है यही है कि इस देश की राजनीति को किसी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश है। चलिए, अब आखिरी चरण है हमारी इस चर्चा का, और जो मसला हमारी चर्चा का है पतित राजनीति और स्वार्थी राजनीति। अब मेरा सवाल सारे गेस्ट से एक ही है और उस पर मैं सबकी प्रतिक्रिया और बहुत सटीक कम समय में प्रतिक्रिया चाहूँगा। शुरुआत मैं करता हूँ गिरीश जी से। क्या इस रात की सुबह है? जी देखिए, अभी तो रात है, अंधेरा है जिस तरीके की भाषा यूज़ की जा रही है जी। और आने वाले नियर फ्यूचर में ऐसा लगता नहीं है कि ये इमीडिएटली सुधरेगी। गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा समय हमारे साथ इस वक्त चल रहा है। हम सिर्फ वी कैन ओनली एडवाइस द सीनियर लीडर्स एंड अदर पॉलिटिशियंस टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज। अजय जी, देखिए सर, देश का डिलीवरी सिस्टम तो पूरा का पूरा फेल है, फ्रस्ट्रेशन है ये, और आगे ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह का जो नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव पॉलिटी जो चल रही है वो अभी इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। जी अनिल जी, कि हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जिसकी स्टेबल पॉलिसीज़ हों, ताकि लोगों को लगे कि भाई हमारा फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है जी, तो सुधरेगी। और अगर सब छोटे छोटे सूबेदार सब इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे तो ये स्तर और गिरेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि जो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं इससे ज़्यादा ना गिरे। शबनम जी, क्या आत्म सुधार की गुंजाइश बची है या इसके लिए भी सख्त नियम कायदे होंगे? जैसे कि हेलमेट लगाना हमारी ही सुरक्षा के लिए है, हमारा ही सर बचता है, हमारी जान बचती है, लेकिन उसके लिए फाइन भी है। क्या वो नौबत भी आएगी? आनंद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि अगर जबान तक की बात रहती तो शायद फिर भी बर्दाश्त कर लिया जाता, लेकिन अब तो स्याही, जूता, चप्पल, और थोड़े दिन में मुझे लगता है जिस तरीके से बड़े बड़े नेता उठकर कह रहे हैं हम अराजक हैं और चाकू लेकर ना आना शुरू कर दें एक दूसरे के लिए, ये बड़ा घातक हो जाएगा हमारे देश के लिए। इसके ऊपर हमें कड़े कानून बनाने होंगे कि जो भी नेता इस तरीके का अभद्र व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा उसे जेल की हवा खानी। नवीन, आप क्या? मुझे लगता है तो यही है कि अब जिस अंधकार के बीच में भी कोई ना कोई लौ जलने वाली है, सूरज की पौ फटने वाली है जी, और देश में एक ऐसी सरकार चाहिए। जब भी कभी क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं तो देश कमजोर होता है, ये नियम है। और अगर देश में आप किसी एक दल को अधिक मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी एक पार्टी को मजबूत करते हैं तो देश मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है। लोगों को रोजगार, जो स्वराज की बात करते हैं वो तभी आएगा जब आप एक दल को मजबूत करते हैं, ऐसे मेरा सोचना है। चलिए, इसी सकारात्मक सोच के साथ और इसी सकारात्मक उम्मीद के साथ, दुआ के साथ कि इस रात की सुबह होगी और जल्द होगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बेबाकी के साथ, खुले दिमाग के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।